डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन वैध घोषित। राज्यसभा चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में हुई सुनवाई में कांग्रेस का पक्ष रखने देर से पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद। कांग्रेस का पक्ष नहीं रख सके खुर्शीद, राजेंद्र चौहान ने रखा कांग्रेस का पक्ष। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन दलों के नेताओं ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्वाचन आयोग और राज्यसभा चुनाव के निर्वाची अधिकारी की भूमिका पर उठाए सवाल। महागठबंधन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए 56 विधायकों की एकजुटता का किया दावा। संयुक्त पीसी में शामिल नहीं हुए आरजेडी के नेता। बस्तर में पट्टा दिलाने के नाम पर लाखों की वसूली, पूर्व पटवारी पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। बकरा बैल बेच कर दिए पैसे, न काम हुआ न रकम लौटी। अब न्याय की गुहार लगा रहे ग्रामीण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर्चे को रद्द करने को लेकर झारखंड विधानसभा के सचिव सह राज्यसभा चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी कक्ष में कल कई घंटों तक सियासी बहसबाजी हुई। हालांकि देर शाम उनका नामांकन वैध घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान देश के पूर्व विदेश मंत्री एवं कांग्रेस के जाने माने नेता सह वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद खुद समय पर नहीं पहुंच सके, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस का पक्ष रखने की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल निर्वाची पदाधिकारी कक्ष में इसकी सुनवाई दिन के 11 बजे से थी, लेकिन सलमान खुर्शीद लगभग 12:30 बजे पहुंचे थे। बावजूद इसके रिटर्निंग ऑफिसर रूम में जाने की कोशिश कर रहे सलमान खुर्शीद को अनुमति नहीं मिली और तब तक सुनवाई पूरी होने का हवाला दिया गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र चौहान ने पक्ष रखा, जिस पर सलमान खुर्शीद ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके अधिवक्ता इस मामले में 11 बजे से पक्ष रख रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि 1 बजे तक इसमें बहस हो, जिससे वो भी इसमें शामिल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और केस को क्लोज करते हुए ये कहा गया कि वो कितना सुनेंगे, एक बार वो सुन चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने अफसोस जताते हुए कहा कि ये उनका दुर्भाग्य है कि वो जिस केस की बात करने के लिए रांची आए थे उसमें शामिल नहीं हो सके, इसके लिए उन्हें दुख है। पहले आप सभी को हमारा धन्यवाद कि आपने इतनी रुचि इस चुनाव में ली है और कांग्रेस के जो प्रयास हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखने के जो प्रयास हैं और उसमें जो भागीदारी का हमारा अधिकार बनता है, उसको लेकर आपने रुचि ली है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। मैं यहाँ आया था, हमारे विद्वान अधिवक्ता चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे। जो कल गतिविधियां यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुँचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में छाए सियासी गर्माहट के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल रात महागठबंधन दलों के नेताओं ने एक संयुक्त पीसी का आयोजन किया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा चुनाव के निर्वाची अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए महागठबंधन ने भाजपा पर तीखा हमला किया। इस दौरान सभी दलों के प्रतिनिधित्व ने भाजपा पर लोकतंत्र को कलंकित करने का आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन दल राजद की ओर से किसी भी पदाधिकारी की मौजूदगी नहीं रहने पर महागठबंधन से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बात हुई थी, वो रांची में नहीं थे, इस कारण राजद का कोई प्रतिनिधि संयुक्त पीसी में नहीं पहुंच सका। तो वहीं जानकारी मिली है कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र रद्द नहीं होने पर इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ले जाने की बात कही है। इसी बीच झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2014 के बाद से भारत का निर्वाचन आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव
और अब राज्यसभा चुनाव में भी एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी के पक्ष में इलेक्शन कमीशन फॉर चेंज ऑफ वोट इंडिया हो गया है। साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि वो 56 के आंकड़े में हैं। इसके अलावा सीपीआई माले के स्टेट सचिव मनोज भट्ट ने आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड में लगातार हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देती रही है। वर्तमान में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मिलकर महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार को जिताएं। इसके अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियां रही हैं और बड़े त्रुटियों के बावजूद ईसीआई के प्रेशर पर आरओ ने परिमल नाथवानी के नामांकन को वैध घोषित कर दिया। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव का नामांकन की अधिसूचना जारी हुई, कार्यक्रम तय, उसी दिन हमने कई आशंकाओं से भरी एक चिट्ठी माननीय चुनाव आयुक्त को लिखने का काम किया था। ये आशंका हम लोगों को थी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो विगत 2014 के बाद से जिस प्रकार हर राज्य के विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में और अब तो राज्यसभा के चुनाव में उनकी जो भूमिका बनते जा रही, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नहीं रहेगी। अभी राज्यसभा का चुनाव जारी है। आप सब अवगत हैं कि कल हमारे दोनों प्रत्याशी, जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वैध हुआ और जो परिमल नाथवानी जी थे उनके नामांकन पत्र में कुछ त्रुटियां पाई गई। सवाल उठ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो भूमिका है वो संविधान जिस तटस्थता की बात करती है, न्यूट्रलिटी की बात करती है, उस संविधान का जो उनके पास जिम्मेवारी वो उसके इतर वो एक पार्टी के लिए, उस सरकार के लिए जो मोदी चला रहे हैं उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा में बुधवार को घंटों चले हंगामे के बाद भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार करते हुए ये कहा कि अपनी हार के डर से ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और दबाव की राजनीति कर सत्ता में होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग के साथ प्रदेश कांग्रेस ने कल विधानसभा में मोर्चा खोला था, जिसके बाद भाजपा ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए परिमल नाथवानी के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। ये कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी है। डेमोक्रेसी में ये गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं है और फिर यहाँ तक घुस करके जो गुंडागर्दी करता है, हंगामा करता है, क्या चाहते हैं? बीजेपी भी घुसी है। नहीं, बीजेपी भी घुसी है तो इस कारण से आना पड़ा है ना यहाँ पर, नहीं तो क्यों आते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हमारे पास 56 की संख्या है। इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने विधायकों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, तो फिर आप इस प्रकार की प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार की घुस करके हुड़दंगबाजी करेंगे, ये अनडेमोक्रेटिक है। अगली खबर, रांची समेत पूरे झारखंड में जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने के बढ़ते मामलों पर अब उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। इस दौरान राज्य सरकार को भू माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु सभी मामलों की जांच के संबंध में 6 हफ्ते का समय देते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी सुनवाई की है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार से जवाब तलब किए जाने पर अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ये बताया गया कि इस संबंध में मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष एसओपी तैयार कर लिया है। वहीं अधिवक्ता अतानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस एसओपी की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को लगभग 1.5 महीने का समय दिया है। अगली खबर, चाईबासा में जगह जगह पर अवैध लॉटरी की बिक्री खुलेआम चल रही है। इसके बावजूद इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने से लॉटरी संचालक बड़ी बाजार निवासी
शुभम घोष चौधरी उर्फ बच्चा बंगाली निडर होकर खुलेआम अवैध लॉटरी का कारोबार चल रहा है। इस अवैध लॉटरी का खेल खुलेआम चलते देख पूर्व मंत्री बुटकुंवर गगराई ने कहा कि पिछले 2 साल पहले इस अवैध लॉटरी की लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी करते हुए कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब इस अवैध लॉटरी खेल में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये लॉटरी का खेल मिली भगत से चल रहा है। चाईबासा में हम लोग लंबे समय से आप लोग के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से लगातार हम लोग देखते हैं कि नहीं, चाईबासा में खुलेआम अवैध लॉटरी का बिक्री चल रहा है। लेकिन वो कुछ दिन पहले हम लोग देखते थे कि नहीं, पुलिस इस पर थोड़ा छापामारी वगैरह कार्रवाई करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं, मतलब 1-2 साल से देख रहे हैं, लगातार इस चाईबासा में अवैध लॉटरी का कारोबार लगातार विभिन्न जगहों में चल रहा है। लेकिन इसमें लगता है कि अवैध लॉटरी बेचने वाले और पुलिस प्रशासन के मिली भगत से अवैध लॉटरी का बिक्री हो रहा है, इसीलिए किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे, इसको अविलंब इस पर कार्रवाई करें। धनबाद के गनुडी चीन कोटी बस्ती से सटे इलाके में सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने बुधवार को बस्ती के समीप ओबी यानी ओवरबर्डन डंपिंग का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के दौरान कंपनी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर धनबाद के मेयर संजीव सिंह और गनुडी ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के दौरान घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की आपत्तियों के बावजूद ओबी डंपिंग की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई और समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक नहीं हो जाती, तब तक विवादित स्थल ओबी डंपिंग और किसी भी नए कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां राजनांदगांव के वार्ड नंबर 50 संदई रानी जोत के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां करंट लगने से कई लोगों और पशुओं की मौत की खबर सामने आई है। ये घटना उस वक्त हुई जब तेज हवा तूफान के चलते खेत में लगे सीमेंट के बिजली के पोल गिर गए। गिरते ही आसपास फैली विद्युत लाइनों से करंट पूरे इलाके में फैल गया। सुबह मवेशी चरा रहे ग्रामीणों के जैसे ही खेत में वो पहुंचे, वहां करंट लगने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, साथ ही कई मवेशी भी करंट से झुलसकर मर गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तूफान के तुरंत बाद ही बिजली के पोल ढह गए और किसी को आगाह करने का मौका नहीं मिला। अभी तक सूचना के मुताबिक पीड़ितों से अधिकांश सुबह चराई पर गए थे। गंभीर हालत वाले घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया, प्रारंभिक सूचना से पता चलता है कि गिरती संरचना से करंट फैलने के कारण ये दुखद घात हादसा हुआ है। हो जाती, मैं यही चाहूंगा, आपको बता देना चाहूंगा, अभी सभी विभाग पहुंच चुका है, लेकिन विद्युत विभाग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। पशुधन विभाग आ गया, पुलिस प्रशासन आ गई, सभी विभाग आ गया, नगर निगम के लोग आ गए, लेकिन विद्युत विभाग का कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। घोर लापरवाही है। जी, सिंगदई वार्ड नंबर 50 के अंतर्गत जिस खेत में हम लोग मौके पर उपस्थित है, अभी यहाँ पे मुझे भी सूचना मिली कि 14 जो गौ माता है उनका इलेक्ट्रॉनिक करेंट की चपेट में आने से उनकी निधन हो गया। क्योंकि जो पोल हम लोग देख रहे सीमेंट के पोल हैं और पुराने समय से यहाँ पे लगा हुआ था, एक नहीं 4 पोल जो है हवा की झोंके में वो गिरा है। और सुबह जब गौ माता यहाँ खेतों में जब धान कटाई चूकी हो गया तो चरने के लिए जब वो आई थी यहाँ पर, तो उसमें 14 जो गौ माता है इलेक्ट्रिक करेंट में उसमें चपेट आ गई। बहुत हृदय विदारक घटना है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बस्तर जिले के बकावन तहसील क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलावल हल्का के पूर्व पटवारी उपेंद्र बघेल पर ग्रामीणों ने जमीनी संबंधी कार्यों के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पट्टा, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व कार्य कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम ली गई, लेकिन ना तो काम हुआ, ना ही पैसे वापस मिले। अब पीड़ित ग्रामीण न्याय की उम्मीद में प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि भूमि पट्टा, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्य जल्द कराने का आश्वासन देकर उनसे अलग अलग रकम ली गई। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई दी तो किसी ने बकरा और बैल बेचकर पैसे जुटाए ताकि वर्षों से लंबित जमीनी संबंधी काम पूरे हो सकें। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो कोई कार्य हुआ और न ही पैसे वापस किए गए। और फोटा नहीं बन रहा है, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, मेरे खर्चा करी दर रहे तो कौन नहीं दे रहा है, फोटा ऑनलाइन नहीं दिखाई से तो फोटा ना बन बोल रहे मैं पट्टा बना जैसे बोल बाकी मैं बना दे बोल रहा और यही पट्टा ना बना देला। अच्छा, पैसा लिए है आपसे? पैसा 15,000 पैसा दे ली, 5 पट्टा आन दिल मैं और दे भी बोल दी। पूर्व में वहाँ पदस्थ पटवारी श्री उपेंद्र बघेल के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। तत्संबंध में उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी। जांच करने के पश्चात जो भी उसमें फैक्ट पाए जाएंगे उसके आधार पे उन पर कार्रवाई करने हेतु, जैसा कि आपने बताया भी वर्तमान में मेरे यहाँ वो पदस्थ नहीं है, तो जहाँ भी होंगे कार्रवाई के लिए उनके पास प्रेषित कर दी जाएगी। क्या एक बार सर गांव का निरीक्षण भी किया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी? प्रॉपर मौके पे जाके सभी जो संबंधित है उनका बयान लिया जाकर सभी तथ्यों को रायपुर में साइबर ठगी और बैंकिंग अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस एवं बैंक अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन ठगी के पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने, बैंक खातों के सत्यापन और संदिग्ध लेन देन पर प्रभावी निगरानी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कामलेक ने मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में शहर के विभिन्न बैंकों के नोडल अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को टोल फ्री नंबर 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही नए बैंक खातों के भौतिक सत्यापन, कॉरपोरेट खातों की जांच, सीसीटीवी निगरानी और संदिग्ध लेन देन की सूचना पुलिस को तत्काल अपराध कराने पर विशेष जोर दिया जाए। देखिए, हमारे आजकल के जो साइबर फ्रॉड का जो ये युग है उसमें बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था है। बैंक और पुलिस आपस में मिल के काम करेंगे तभी इन चीजों को अपन रोक पाएंगे। तो उसी के संबंध में मीटिंग आयोजित की कि बैंक से हमें किस प्रकार से सहयोग मिल सकता है या हम बैंक का किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। इसी तमाम मुद्दों को लेके लीड बैंक मैनेजर के द्वारा हमारे डीसीपी सर श्री स्मृति राजनाला सर की अध्यक्षता में बैंक के सभी नोडल अधिकारियों की, उनके टेक्निकल विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली हुई। इसमें सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। आने वाले समय पे किस प्रकार हमारा सहयोग और समन्वय बैंक के साथ अच्छे से अच्छा हो, इसके संबंध में बात भी की। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया है। शिकायत के अनुसार हॉस्टल में रहने वाली एक नर्स पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में नेरुल पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि हिंदू जन जागृति समिति ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता हर्षला पाटिल का आरोप है कि उनके कमरे में स्थापित देवघर को लेकर साथ रहने आई एक ईसाई नर्स लगातार आपत्ति जता रही थी। आरोप है कि 5 जून 2026 को ड्यूटी से लौटने पर उन्होंने देखा कि देवघर को जूते चप्पल रखने की जगह के पास रख दिया गया था और देवी देवताओं की मूर्तियां नीचे गिरी हुई थी। पूछताछ करने पर संबंधित नर्स द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए गए। शिकायत के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को जानकारी मिलने के बाद 6 जून को नर्स को निलंबित कर दिया गया, लेकिन बाद में उसने दोबारा हॉस्टल पहुंचकर देवघर का अपमान किया और धमकी भी दी। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू जन जागृति समिति के पदाधिकारी नेरुल पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 और 391 उपधारा 2 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह जो घटना है, यह जो प्रसंग है, नेरुल में एक खासगी रुग्णालय है, उसमें नर्स के पद पे काम करने वाली एक हमारी जो हिंदू भगिनी है, तो वो जहाँ रहती थी हॉस्टल में, वहाँ पे कुछ 5-6 दिन पहले एक क्रिश्चियन नर्स वहाँ पे रहने आई और जब वो आई उसी दिन से उसका शुरू था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती, मुझे ये आपका देवघर पसंद नहीं है, ऐसे करके उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद रेगुलरली वो हर रोज़ झगड़ा करती थी। उसके बाद फिर उसने वो जो मंदिर था, जो देवघर था,
उसकी जो मूर्तियां है और जो देवघर था वो उसकी विटंबना करते हुए वो जो हमारे जूते चप्पल रखते हैं उसके स्टैंड के वहां पे गिरा दिया। और एक बार नहीं तो 2-3 बार यह घटना जो है बार बार वो होती रही। और उसने यह भी कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं आपके भगवान को नहीं मानती और मैं आपको बाहर देखूंगी, ऐसे करके धमकी भी हमारी उस हिंदू भगिनी को दी है। तो उसके जो भाई है हर्षद पाटिल है, उन्होंने हिंदू जन जागृति समिति को संपर्क किया। तो हिंदू जन जागृति समिति एवं उसकी रणरागिनी शाखा की ओर से हम पुलिस में गए, पुलिस कंप्लेंट की भारतीय न्याय संहिता के कलम 198 और कलम 351(2) के द्वारा। थाने जिले के कल्याण पूर्व स्थित आत्माराम नगर इलाके में गुरुवार को हुई सनसनीखेज फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस गोलीबारी में एक पत्रकार के बेटे राहुल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल राहुल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आत्माराम नगर में 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें राहुल वर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दही गैंग से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पनवेल शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने खांदा कॉलोनी में अनोखा आंदोलन किया। नागरिकों की समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनसे कार्यकर्ताओं ने महावितरण की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शुरू हुई इस अंतिम यात्रा के दौरान आंदोलनकारियों ने महावितरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की, जहां पर डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में आयोजित नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की बुलंद आवाज गूंजी। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना रहा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां पर विदिशा पुलिस लाइन में 65वीं मध्य जोन पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में मध्य जोन की 14 पुलिस इकाइयों के कुल 266 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में 5 टीम स्पर्धाओं के साथ साथ 26 एकल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पुलिसकर्मी अपनी खेल प्रतिभा और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे। 65वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के मध्य जोन की खेलकूद प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें कुल 14 पुलिस इकाइयों के 266 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें आज जो है सभी खिलाड़ी अपने मैनेजर्स के नेतृत्व में इन्होंने इस खेलकूद प्रतियोगिता में 8 टीम गेम है, 26 इंडिविजुअल गेम है। इसमें टीमें भागे ले। चलिए ठीक है, सभी रेडी हो जाइए। परसों इसका समापन पुलिस महानिरीक्षक महोदय जो है वो चीफ गेस्ट रहेंगे, साथ में पुलिस। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।